हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। ये जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर का सेट होने वाला है। 50 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं आपको। ऑलरेडी हम लोग 1, 2, 3 सेट कवर कर चुके हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे बच्चे जो एग्जाम में अभी अपेयर होने वाले हैं, जहाँ भी जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, एक बात और, वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, सुबह 8 से 10 बैचेज चल रही है, फ्री क्लासेज है। और शाम में 2 से 4 बैचेज चल रही है। 2 से 4 मेरा टारगेट बैच है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। हर दिन 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जीके जीएस का। तो अगर कोई बच्चा दरोगा का तैयारी कर रहा है या बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, 2 से 4 आप अपेयर हो सकते हैं। और अगर डिटेल में पढ़ना है जीके जीएस, तो 8 से 10 में आ सकते हैं। 8 से 9 में चल रहा है ज्योग्राफी और 9 से 10 में चल रहा है फिजिक्स। और फिजिक्स में चल रहा है हमारा लाइट का चैप्टर। तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, और आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? और कैपिटल करेंसी से तो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना। ऑप्शन है कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन और रियाद। तो आपको पता होगा कि कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ना। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो ये तो कैपिटल है। अगर बात करें सिडनी का, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, तो आंसर होगा हमारा सिडनी। वेलिंगटन का बात करें तो ये कैपिटल है न्यूजीलैंड का। ये कैपिटल और करेंसी आपको याद रखना है। और रियाद बात करें तो रियाद देखें तो सऊदी अरब की ये कैपिटल है। ठीक है। तो पूछ रहा था इनमें से कौन सा शहर राजधानी नहीं है, तो सिडनी राजधानी नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर का नाम है। जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और करेंसी यहाँ की क्या है? तो करेंसी यहाँ की रियाल है ना। कैपिटल और करेंसी एग्जाम में हर हाल में एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदावार होता है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां गन्ने की खेती की पैदावार सबसे ज्यादा होती है? अच्छे से देख लीजिएगा और आंसर लगाइएगा। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। गन्ने के उपभोक्ता के मामले में विश्व में नंबर 1 पे हमारा है देश भारत, जहां सबसे ज्यादा उपभोग किया जाता है चीनी का। चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है हमारा? उत्तर प्रदेश। लेकिन बिहार में सबसे पहली बार चीनी मिल खोला गया था 1840 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। लेकिन औपचारिक रूप से चीन की फैक्ट्री खोली गई थी बिहार में 20वीं शताब्दी में। ये तो 19वीं शताब्दी है ना। तो बिहार में सबसे पहली फैक्ट्री चीनी की स्थापित की गई 1840 ईस्वी में। चीनी सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने किया था? बीपीएससी का क्वेश्चन है। और इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। ये बीपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और सीधा सीधा आंसर चाहिए एग्जामिनर को। सत्यार्थ प्रकाश के रचना कौन की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हमारे कौन होंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे हमारे, ये किस चीज की स्थापना किए थे? तो स्वामी, एक थे आर्य समाज, एक था ब्रह्म समाज, है ना। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज याद रखिएगा। इसके अलावा अगर चले तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब करेंगे? तो ये करेंगे 1875 में। और आर्य समाज का मुख्यालय जो था पहले मुंबई में था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय 1877 में बदल दिया जाता है और स्थापित किया जाता है लाहौर में, है ना। और राजा राम मोहन राय क्या करेंगे? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करेंगे। और सती प्रथा का अंत किया जाएगा 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था ये भी पूछता है, तो 1828 में किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल किस वर्ष विभाजित हुआ जिसके रद्द कर बंगाल का बंटवारा हुआ? तो बंगाल का विभाजन के बारे में बात करें तो ब्रिटिश काउंसिल ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के लिए एक नियम पारित किया और फिर 16 अक्टूबर को बंगाल को विभाजित करने की घोषणा कर दी गई। और बंगाल विभाजन के समय हमारे गवर्नर जो थे वो थे कर्जन, और ये सबको पता है, लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेके 905 तक का था। ये सारी बातें जानते हैं। और बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। जॉर्ज पंचम आए थे और 1911 में इसे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को इस बेसिस पे विभाजित किया गया था कि बंगाल काफी बड़ा क्षेत्र है और बंगाल पे शासन करने में समस्याएं आ रही है, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में तोड़ दिया गया था। पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई गई ढाका को और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाई गई हमारा कलकत्ता को। ठीक है, आगे चलते हैं। और आज जो है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने है। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो पहले ये आए कब थे? तो आए थे ये 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन जब ये आए तो इन्हें एक उपाधि दी गई। उपाधि का नाम था कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया इन्हें। और इसी समय इन्होंने भारतीयों से ये अनुरोध कर रहे थे कि आप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए। प्रथम विश्व युद्ध आपको याद होगा 1914 से 1918 तक चला था, है ना। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सेरोजेबो हत्याकांड, यही था ना। आगे जब ये आए थे तो इस समय ये चंपारण आंदोलन में इनका अहम भूमिका रहा है। चंपारण आंदोलन बिहार के क्षेत्र में नील की खेती के लिए 1917 में हुआ था। होता क्या है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है और लखनऊ अधिवेशन में ही बिहार के राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं चंपारण आने के लिए। और यहीं पे महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और चंपारण एग्रीगेट कमेटी की स्थापना होती है, जिसमें पाया जाता है कि जो नीलहुए हैं अत्याचार कर रहे हैं किसानों पे, और उसे खत्म कर दिया जाता है। तो गांधी जी परिचित हुए थे चंपारण सत्याग्रह से, और चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहवा का उत्पादन में नंबर 1 पे है ब्राजील का क्षेत्र, है ना। आपसे क्वेश्चन है कि ब्राजील किस कॉन्टिनेंट यानी किस महाद्वीप का हिस्सा है? कौन से महादेश में ब्राजील पाया जाता है? और ब्राजील में कौन सी रिवर बहती है, नदी? कौन से देश में द्विदलीय पद्धति व्यवस्था है? द्विदलीय, भारत में तो बहुदलीय है ना, ढेर सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, एनडीए है ना। लेकिन कौन सा ऐसा देश है जहां केवल और केवल द्विदल है? तो ये देश है अमेरिका, जहां केवल द्विदल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे पड़ोसी देश से कि म्यांमार भारत के कितने राज्यों को से सीमा लगाता है? बांग्लादेश भारत के कितने राज्य से सीमा लगाता है? और पाकिस्तान भारत के कितने राज्य से सीमा लगाता है? तो पाकिस्तान 5 लगाता है, बांग्लादेश 4 लगाता है राज्य से, और म्यांमार 4 लगाता है। अब म्यांमार किस किस राज्य से सीमा लगाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। और कितनी किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है ये भारत से? अगला क्वेश्चन, एक सेल का ईएमएफ कौन सा होता है? तो एक सेल का ईएमएफ जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। सदिश वेक्टर और स्केलर के बारे में जानते हो, जिसमें परिमाण होता है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है ना। ये साइंस का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कौन से हैं? आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में अगर वर्ग देखें तो वर्ग की टोटल संख्या कितनी है? 18। और आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त है 7, है ना। अगर आप आवर्त सारणी देखो तो कुछ इस तरीके से आवर्त सारणी बना हुआ है ना, इस तरीके से आवर्त सारणी है। ये हमारा आवर्त सारणी का फिगर है ना। और ये जो खंड बने होते हैं, ये इस तरीके से 18 खंड होते हैं। और ये जो खंड बने होते हैं इस तरीके से 7 खंड होते हैं। ठीक है ना। तो ये खड़ा लाइन को वर्ग कहा जाता है और लेटा हुआ लाइन को आवर्त कहा जाता है, ये तो पता है। और इसका आंसर जो होगा वर्ग 1 के बारे में अगर बात करें तो वर्ग 1 में जो हमारे हैं वो क्षार धातु है। ठीक है। और क्षार के बारे में पूछा जाए तो सबसे अधिक प्रबल क्षार कौन होता है? तो सबसे अधिक प्रबल क्षार लिथियम होता है, इसके बाद होता है सोडियम। और सोडियम का क्षारत्व अधिक होने के कारण इसे किरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में इसे डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से विक्रिया करके अपने आप जल जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।
पॉलिटी का क्वेश्चन है कि निर्णय मुख्य रूप से कौन लेता है? राष्ट्रपति लेते हैं, प्रधान, यहाँ तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है ना, यहाँ निर्णय लिया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा, ठीक है, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद है क्या? तो आप पढ़े होंगे आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रपति की सहायता करेगा, है ना। और 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो मंत्रिपरिषद जैसे बोलेगा लिखित रूप से राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसका काम करेंगे, है ना, हस्ताक्षर करेंगे। तो जितना भी निर्णय लिया जाता है वो निर्णय कौन लेगा? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस सांस लेने की तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? ये जो सांस लेने की समस्या है या ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं, ये अस्थमा की समस्या होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है स्मॉग, जिसे कहते हैं धुआं, ठीक है, धूल धुआं इसका मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित किया था? तो विश्व महासागर दिवस की अवधारणा कनाडा दिया था। रियो दी जेनेरियो सम्मेलन में 1992 में जो सम्मेलन हुआ था रियो दी जेनेरियो का, इस सम्मेलन में रियो द जेनेरियो, और इसी सम्मेलन में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा कनाडा के द्वारा ये दिया जाता है। लेकिन ये अवधारणा को स्वीकार किया जाता है 2006 में। और विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व महासागर दिवस मनाते हैं 8 जून को। अब आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि 2024 में 8 जून को विश्व महासागर दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या था, ये बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो अनुच्छेद 3 के बारे में बात करें तो पहले भाग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भाग एक आर्टिकल 1 से 4, और इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है ना, यही बात कही गई है भाग 1 में, 1 से लेके 4 तक है। आर्टिकल 3 में बोला गया है कि नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, नए राज्य का प्रवेश किया जाता है, या नए राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। 2000 में देखे थे कि 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुए और उत्तर प्रदेश के से उत्तराखंड अलग हुआ। ये 3 स्टेट 2000 में बने। ये सारी बातें आर्टिकल 3 में लिखी गई है कि अगर राज्य का निर्माण करना हो या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो या किसी दूसरे राज्य का भारत में प्रवेश करना हो, नेपाल भारत में मिल गया या बांग्लादेश भारत में मिल गया, वो भी कर सकते हैं, या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, ये तीनों आर्टिकल 3 में लिखा गया है। और ये जो भी होते हैं वो साधारण विधेयक के जरिए होते हैं, साधारण संशोधन के तहत, यानी सामान्य संशोधन, ये याद रखिएगा। यानी इस तरीके के लिए हमें संविधान में, इस प्रक्रिया के लिए हम संविधान में आर्टिकल 360 का इस्तेमाल नहीं करते। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है ना, लेकिन यह संशोधन सामान्य विधेयक के जरिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तट से क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ऐसा क्वेश्चन तो बार बार पूछता है। ये हमारा क्षेत्र है भारत का। तट के बारे में देखें तो इसे कहते हैं काठियावाड़ तट, आपको पता होगा। काठियावाड़ गुजरात के तट को कहते हैं। अगर ये हम देखें ये, तो इसे कहते हैं हमारा कोंकण तट। और कोंकण तट जो है वो महाराष्ट्र से लेके नीचे कर्नाटका तक फैला हुआ है। और इसके बाद कर्नाटक नहीं, गोवा का क्षेत्र आएगा। कर्नाटक के क्षेत्र को कन्नड़ तट कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो तट है हमारा केरल का तट, केरल के तट को कहते हैं मालाबार, ठीक है। और ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है इसे कहते हैं कोरमंडल, कोरमंडल तट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो क्या होगा? कोरमंडल तट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं?
मैप से तो एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो मैप आपका अच्छा होना ही चाहिए, चाहे किसी भी हाल में आप करके रखिए, ठीक है ना। मैप आपका पूरा होना चाहिए। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सब जानते हैं। दूसरे में आता है मध्य प्रदेश और तीसरे में आता है हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र। और जनसंख्या के मामले में अगर देखें, ये तो क्षेत्रफल के मामले में पूछ रहा है ना। पॉपुलेशन के मामले में देखें तो पहले नंबर पे आते हैं यूपी, दूसरे पे आता है महाराष्ट्र का क्षेत्र और तीसरे में आता है हमारा अपना बिहार। और क्षेत्रफल के मामले में बिहार कितने नंबर पे आता है, तो 13वां राज्य है। बिहार का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल के मामले में 3 बड़े राज्य ये हो गए और जनसंख्या के मामले में 3 बड़े राज्य हो गए, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है वह है, तो भारत में लगभग 520 जनजातियां निवास करती है, ठीक है। और इसमें से ये जो हमारी मुंडा जनजाति है ये मनाती है सरहुल त्योहार, ठीक है। और ये झारखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। जबकि अगर बात करें भील का, तो भील जो जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है, जिसे भील कहते हैं। और एक जनजाति आप और जानते होंगे जिसे कहते हैं खोंड, और खोंड जनजाति नर बलि प्रथा खोंड जनजाति में थी, यानी मनुष्य का बलि देना। और ये प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में इसे समाप्त किया गया था। याद रखिएगा, खोंड जनजाति नर बलि प्रथा देती थी और जो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे उन्होंने ही ये बलि प्रथा को समाप्त करने का काम किया था, जिससे ये आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बलि देना है तो जीवों को क्यों दे, बलि देना है तो मनुष्य क्यों ही देते हैं ना, भगवान उससे और ज्यादा खुश होंगे। एक समतल दर्पण की शक्ति क्या होती है, तो दर्पण की शक्ति को डायप्टर में मापा जाता है ना। आप लेंस चश्मा पहनते होंगे तो चश्मा का पावर होता है इतना डायप्टर, है ना। दर्पण का बात कर रहे हैं और दर्पण का जो डायप्टर होता है यानी शक्ति होती है वो समतल की वो शून्य होती है। अगर समतल दर्पण के बारे में बात करें यानी प्लेन मिरर के बारे में बात करें तो इससे कुछ फैक्ट याद रखिएगा। फैक्ट यह है कि समतल दर्पण में अगर कोई व्यक्ति v वेग से दर्पण की ओर बढ़ रहा है तो उसका इमेज 2v वेग से दर्पण की ओर बढ़ेगा। पहली बात यह है। समतल दर्पण में अगर आपका हाथ राइट साइड है तो वो दिखेगा दर्पण में लेफ्ट, ठीक है। ये दोनों बातें। तीसरा बात यह है कि समतल दर्पण में अगर कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है तो व्यक्ति का जो लंबाई होगा उसके आधे लंबाई का होना चाहिए मिरर। अगर ये कोई वस्तु रखा हुआ है और वस्तु पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसके आधे ऊंचाई का होना चाहिए हमारा मिरर, ठीक है। तो ये समतल दर्पण से कुछ छोटे छोटे फैक्ट एग्जाम में आते हैं, ये बात 3 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है और ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। मंगल का बेल्ट और बृहस्पति का बेल्ट तो अगर सोलर सिस्टम बनाए तो सोलर सिस्टम में जो हमारा सन है, सन में सबसे पहले हमारा आता है कौन, तो आता है हमारा बुध, है ना। इसके बाद आएंगे हमारा शुक्र का प्लेनेट, बुध का प्लेनेट, शुक्र का प्लेनेट, यहाँ पे हमारा आएगा अर्थ, और अर्थ के बाद ही हमारा कौन सा प्लेनेट है, मंगल, और मंगल के बाद हमारा कौन सा प्लेनेट है, बृहस्पति, और इसी के बीच में हमारा क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोलक की काल अवधि क्या होती है, किस पर निर्भर करती है, तो लोलक की काल अवधि जो होती है, पेंडुलम देखिए हो ना, ऐसे घूमता रहता है इस तरीके से और इस तरीके से, ये निर्भर करता है लंबाई पे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण जो नहीं पाया जाता यह है चुंबक पत्थर। इसमें अस्थायी चुंबकीय का चुंबक गुण नहीं पाया जाता है। चुंबक के बारे में बात करें तो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है ना। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे से बनाया जाता है, नर्म लोहा, ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर चुंबक के बारे में बात करें तो चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे को साउथ पोल कहते हैं, और ये कभी भी अलग किसी भी हाल में नहीं होता। अगर चुंबक को तोड़ भी दोगे बीच से तो फिर एक नया पोल जनरेट हो जाता है ना, ये बातें याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा पावर जो होता है वो पोल के पास होता है चुंबक में,
यानी ध्रुव के पास, और ये हमेशा इंडिकेट करते हैं नॉर्थ और साउथ को। ठीक है, आगे चलते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं? पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं एर्निथोलॉजी। एर्निथोलॉजी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें मछलियों का तो इसे इक्थियोलॉजी कहते हैं, है ना, इक्थियोलॉजी। तो पक्षियों के अंदर मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहते हैं, और मछलियों के अध्ययन को इक्थोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है ना। सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे और एग्जाम को टारगेट करेंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक जानते होंगे आप लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, परमाणु संख्या सबका समान है और परमाणु द्रव्यमान संख्या सबका अलग अलग, ये समस्थानिक होता है। इसे हाइड्रोजन कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं और इसे ट्राइटियम कहते हैं। ट्राइटियम है ना, ये दो है तो इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। तो ये समस्थानिक हो गया। एक होते हैं संभारिक। संभारिक किसे कहते हैं? ये तो इसका आंसर होगा समस्थानिक। संभारिक के बारे में बात करें तो संभारिक में जाएंगे हमारा पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, लेकिन एटॉमिक वेट देखेंगे तो दोनों का 40-40, यानी जिसका द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। और जिसका परमाणु संख्या समान, ये परमाणु संख्या समान दिख रहा है सबका एक, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे संभारिक कहते हैं। और एक आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? इसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पेडोलॉजी, अच्छा रिपीट हो गया ना, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशम के कीड़ा अपने जीवन चक्र में कितना चरण वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो रेशम के कीड़े का चरण कितना होता है? ये जो साइकिल चलता है रेशम का कीड़े का, वो कितने चक्र में चलते हैं? तो अगर इसका चक्र हम देखें कि कितने चक्र में चलता है, तो पहले तो हमारा क्या होगा? एग होगा, है ना। एग सबसे पहले बनेगा, उसके बाद बनता है कैटरपिलर। पहले एग बनेगा, फिर कैटरपिलर बनेगा और फिर बनता है कुकून। ये बात याद रखिएगा, पहले एग, कैटरपिलर, कुकून, और इसके बाद बनता है प्यूपा, ठीक है। और इसके बाद बनता है ये वयस्क, जिसे बटरफ्लाई कहते हैं, तितली, ठीक है। तो पूछ रहा था क्या कि रेशम हम किस स्टेज में प्राप्त करते हैं? तो रेशम प्राप्त होता है प्यूपा से, है ना। तो हमारा क्या होगा? प्यूपा। प्यूपा कहाँ है? तो प्यूपा हमारा ये है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छे से याद रखिएगा, ये जो स्टेप जो हमारा है 5 स्टेज, ये पूछा गया है। पूछेगा कि कैटरपिलर किस स्टेज में बनता है, कुकून किस स्टेज में बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने की महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? भारत जीता है। खेल कहाँ हुआ था? तो खेल हुआ था बिहार में। किसको हराकर जीता है? तो चीन को हराकर जीता है, तो आंसर क्या होगा? भारत। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 20 नवंबर का ये क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 2000 की राशि इतना प्रतिशत साधारण ब्याज के दर पर दिया जाता है, यानी हम आपको कर्जा दे रहे हैं 2000 रुपया, इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं? 9.25%, यानी 10% से थोड़ा सा कम। और बोल रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद हमको आपको देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज देना पड़ेगा। पैसा जो हम कर्ज दिए वो आपके पास रहेगा, ब्याज हमको दे दो। तो ब्याज कितना दोगे? तो इंटरेस्ट कितना है? साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, 4 साल का ना। तो पहले 9.25 को 4 से मल्टीपल कर दो। 4 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा? 37% आएगा, है ना। 37 आएगा, 37 यानी 37%। इसका अगर 37% निकालेंगे तो इसका 37% निकालने के लिए सिंपल करेंगे, या तो 37% ऐसे कैसे निकाल दो, या फॉर्मूले से लग रहा है तो फॉर्मूले से निकाल दो। कितना है हमारा? 2000। यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, 37 दूनी 740। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, 2000 रुपये आप कर्जा दे रहे हो किसी को, इतना परसेंट इंटरेस्ट ले रहे हो, साधारण ब्याज पे इंटरेस्ट है, तो 4 साल में क्या होगा?
तो इस सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर बराबर इंटरेस्ट आता है, यानी 4 साल में कुल कितना इंटरेस्ट आएगा 37% का। 2000 का 37% कितना होता है, इतना निकाल लेना है, आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट, और दरोगा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बीपीएससी में ही ऐसे ही मैथ पूछता है 2-3, इससे ज्यादा नहीं। हाल ही में भारत ने लंबी दूरी का हाइपरसोनिक मिसाइल सफल परीक्षण कहां से किया है? तो हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण अभी उड़ीसा में किया गया है। अब उड़ीसा बात आ गया है, तो उड़ीसा में सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी का, है ना। और महानदी पे एक पुल है, और वो पुल का नाम आप हमें कमेंट में बताना, और ये सबसे लंबा पुल है महानदी पे, है ना। उड़ीसा के बारे में बात करें तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है ना। आगे बात करें, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, ये बात भी आपको पता होगा, कोणार्क मंदिर। और उड़ीसा के ही ना शशांक थे जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था, याद होगा आपको। तो ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, तो करंट को हम हिस्ट्री में लेके चले गए, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड उदाहरण है? उदासीन ऑक्साइड है, तो उदासीन ऑक्साइड होगा कैल्शियम ऑक्साइड, एक उदासीन ऑक्साइड है, ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। बुझा हुआ चूना के बारे में पूछता है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका सूत्र पूछ लेता है, बुझे हुए चूना का सूत्र। तो बुझे हुए चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ये पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़े नहीं हो सकते, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण होता है ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होते, इसके कारण अंतरिक्ष यात्री सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ग्रेविटेशन का बात आया है तो मून का बात तो आना चाहिए, चंद्रमा। अगर कोई व्यक्ति अर्थ पे खड़ा है और उसका वजन 6 किलो है, तो चंद्रमा पे इसका वजन 1 केजी होगा, ये पता है, 1/6 होता है ना। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पे भी चंद्रमा पे धरती की अपेक्षा 1 कम ग्रेविटेशन है ना, तो छलांग भी उतना ही तेजी से लगाओगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ए। नेक्स्ट, जल की अधिकतम घनत्व होता है, और देखो यहाँ पे अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और यहाँ सेल्सियस में नहीं दिया है, यहाँ केल्विन में दिया है। तो केल्विन का आंसर होगा 273 केल्विन पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल एक ऐसा तरल पदार्थ है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका तापमान बढ़ना शुरू होता है, घनत्व बढ़ना शुरू होता है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? केल्विन पर 273, और अगर डिग्री सेल्सियस पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं बजटीय घाटा। आय व्यय के बीच की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे बजटीय घाटा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, मार्क्स भी आप अच्छे से गेन कर रहे होंगे, सारा आंसर सही लगा रहे होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है बीपीएससी में, तो उसका ख्याल रखिएगा, और दरोगा में तो 1/10 है, और रेलवे में 1/4 है, तो उस हिसाब से अपना आप अटेम्प्ट ले सकते हैं अच्छे से। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत है वो है केंद्रों द्वारा किया जाने वाला अनुदान, उसे राज्य सरकार का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण आयोजन किया था? तो ये करने वाले हैं गोवा में, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमेशा गोवा में ही होता है ना। बस इतना याद रखना कि इस बार जो संस्करण हो रहा है वो कितने नंबर का है? 55वें नंबर का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो एक तो बाल दिवस होता है वो हम 14 नवंबर को मनाते हैं ना, ये विश्व बाल दिवस की बात की जा रही है, तो ये 20 नवंबर को मनाते हैं। लुप्त संख्या ढूंढे, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है। यहां से यहां का गैप कितना है? 4, यहां से यहां गैप कितना है? 8, यहां से यहां गैप कितना है? 16, तो यहां से यहां गैप कितना होगा? 32 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा? 66 कहाँ है? तो ऑप्शन सी। अगर स्ट्रैक कर गया तो आंसर मिल जाएगा, अगर उस समय नहीं पकड़ पाए तो आंसर मिलना मुश्किल है। नेक्स्ट, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो आउटकम बजट को भारत में सबसे पहले 2005 में प्रस्तुत किया गया था। सीधे से क्वेश्चन पूछेगा और सीधे आंसर माना है। पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो इसका कारण है कैरोटीनॉइड, ये मुख्य कारण है पत्तियों का रंगीन होने का,
ठीक है, पत्तियों का रंगीन होने का। लेकिन आप क्लोरोफिल के बारे में जानते होंगे, क्लोरोफिल जो होता है वो हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा एक क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरो होता है, क्रोमो होता है, और ये कलरफुल होता है ना। और एक होता है लीकोप्लास्ट, और लीकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं। तो अगर पूछे कि फूल का रंग रंगीन क्यों होता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण। अभी तक तो यही पूछा जाता है ना कि पेड़ पौधे हरे क्यों होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फूल रंगीन क्यों होता है, तो ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। और लीकोप्लास्ट जो होते हैं वो पेड़ के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, यानी लीकोप्लास्ट जनरली जड़ में पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन शामिल है, तो फाइलम पढ़े होगे आप, 11 12th में पढ़ना है बायोलॉजी में। फाइलम 10 फाइलम पढ़ना है, जिसमें एक आर्थ्रोपोडा आता है। आर्थ्रोपोडा में जोक को शामिल नहीं किया गया है ना, जबकि झींगा, तिलचट्टा, मक्खी ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हमारे डी कृष्ण कुमार। और मणिपुर में अभी फिर से हिंसा भड़कने की संभावना उत्पन्न हो रही है ना। चलो आप ये बता देना, मणिपुर भारत के कितने राज्य से सीमा साझा करता है? नेक्स्ट, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में विकसित किया जा रहा है, और ये विश्व का 5वां नाइट सफारी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर आप आराम से लगा लोगे। तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको करना है। लुप्त संख्या ढूंढनी है, क्या होगा? यहां से गैप आप देख लेना, लुप्त संख्या मिल जाएगा। यहाँ का गैप है 5 का, यहाँ का गैप है 4 का, तो यहाँ से यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 1 दिख रहा है। 3 गैप करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 21। नेक्स्ट, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है किस चीज का? तो तोलकाप्पियम जो है वो एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ था, और ये पहला ग्रंथ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ समाप्त। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं आपको एक सूचना दे दूं, अगर वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल फ्री है, 8 से 10 सुबह, और शाम में 2 से 4 हमारी जो है वो डिस्कशन क्लास है। 4 बजे 2 से 4 वाली क्लास टारगेट बैच है, सीधे सीधे टारगेट बैच इन द सेंस कि मैं वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करता ही हूँ। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी जीके का पेपर, साइंस का पेपर का मैं एक पॉइंट दे देता हूँ जो आपको कंप्लीट करके आना होता है। तो अगर आप टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी फी फ्री ही है। अब शाम में 2 से 4 आके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।